हेलो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम आयोग की कक्षा को शुरू करते हैं। पैरेलल जो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसको चलने देते हैं, साथ में हम आयोग की कक्षा को भी साथ में लेकर चलते हैं, ताकि आयोग अगर रिवीजन किसी को करना हो तो वो किताब पढ़ने से फिर इन लेक्चरों को अगर देख लेगा तो बहुत जल्दी फास्ट में उसका रिवीजन हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आयोग को। और आयोग को पढ़ने से पहले हम आपको आयोग का वर्गीकरण को बता देते हैं कि आयोग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि प्रायः आयोग के वर्गीकरण में दिक्कत होती है। वहां से प्रश्न बनने की हमेशा संभावना ये रहती है कि कौन सा आयोग संवैधानिक है, कौन सा आयोग गैर संवैधानिक है ना, और कौन सा आयोग सांविधिक है। तो ऐसे आयोग, क्योंकि आयोग का वर्गीकरण हम 3 रूपों में कर सकते हैं। जब हम आयोग का वर्गीकरण करें तो एक रहता है संवैधानिक आयोग। ऐसा आयोग जिसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो उसे संवैधानिक आयोग का हम दर्जा देते हैं। जैसे हमारा एक कैग है, वो भी एक आयोग है महालेखा का। उसके अलावा हमारा 280 आर्टिकल के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है। इसके अलावा यदि आप देखें तो आपका चुनाव आयोग, उसका भी वर्णन है। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है, आर्टिकल 338, 338 क, 338 ख, वो भी आपको पता चलेगा। तो ये सब जो है आपके संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इनका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे आपका एक और आयोग जो है वो आयोग है आपका जिसे हम लोक सेवा से संबंधित कहते हैं, सिविल सेवा का जो आयोग है, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक जो दिया हुआ है, वहां तक के जो आप पढ़ोगे वो आपका कौन सा आयोग आ जाता है, सिविल सेवा आयोग। तो ये सब आयोग कैसे आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, तो इनको कहा गया संवैधानिक आयोग। अब ऐसे आयोग रहते हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, संविधान में बिल्कुल भी नहीं है, पर किसी विधान के माध्यम से, विधान के माध्यम से संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रकार के आयोग को हम, जो इस प्रकार के आयोग है, तो उन्हें सांविधिक आयोग का दर्जा देते हैं। कैसा आयोग का दर्जा देते हैं? सांविधिक आयोग हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? पर ऐसे कई आयोग हैं जिनका वर्णन ना तो संविधान में है, ना ही विधान के अंतर्गत है। तो उस प्रकार के आयोग को हम गैर सांविधिक आयोग कहते हैं। कैसा आयोग कहते हैं? गैर सांविधिक आयोग कहते हैं। जैसे आपका पूर्व का योजना आयोग, वो इसी कैटेगरी में आता था। वर्तमान का नीति आयोग, वो भी इसी कैटेगरी में आता था। तो इसके तहत हम पूरे आयोगों को पढ़ते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो वर्गीकरण कैसा होता है वो आपको क्लियर हो गया। आगे के पूरे लेक्चरों में मुझे नहीं लगता कि आपको ये फिर से बताने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हम अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते समय में हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ते हैं। वित्त आयोग के विषय में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो धाराएं दी गई, अनुच्छेद दिए, वो 2 है। एक है 280, जिसमें वित्त आयोग के गठन के विषय में बात बताया गया, और एक है 281, 281, उसमें आयोग के द्वारा दी गई अनुशंसा के विषय में बताया गया। मतलब दोनों ही बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम आयोग को पहले बता देते हैं कि आयोग में कितने टॉपिक बन सकते हैं। अगर टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले अनुच्छेद कौन कौन से है? तो अनुच्छेद में अगर हम देखें तो 280 जो है वो गठन के विषय में बताता है कि आयोग का गठन कैसा हो, और आर्टिकल 281 किसके विषय में बता रहा है? उनके द्वारा जो अनुशंसाएं हैं वो जो दी जा रही है उसके विषय में आयोग में बताया गया, आर्टिकल में बताया गया। फिर इनके हम गठन के विषय में देखते हैं कि आयोग का गठन किस प्रकार से किया जाता है।
आयोग का गठन मतलब संरचना। जब आयोग के गठन के विषय में बात आती है तो आयोग एक बहुसदस्यीय, याद रखिए, बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष है और 4 अन्य सदस्य। 4 क्या है? अन्य सदस्य, जिनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात क्लियर है। पर ये जो अध्यक्ष है, ये सदस्य हैं, इनकी भी अपनी योग्यता होनी चाहिए। अगर कुछ योग्यता निर्धारित की है तो वो योग्यता क्या क्या होती है वो भी हमें पता हो जाना चाहिए। क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसके लिए सबसे पहला ये कहा गया है कि ये उसे वित्त का ज्ञान, क्योंकि वित्त आयोग है। क्योंकि जब हम इसके कार्यों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वित्त आयोग जो है अपने कार्यों को किस प्रकार से करता है और आयोग का गठन होने का उद्देश्य क्या है। तो वहां से समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्वालिटी सदस्यों में, अध्यक्ष में होनी चाहिए। तो एक तो वित्त का थोड़ा सा ज्ञान, दूसरा इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा वो अच्छी हो, सामाजिक कद बढ़िया हो, मतलब समाज के क्षेत्र में इसने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया। तो ऐसे किसी व्यक्ति को हम क्या बना देते हैं? वित्त आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। जैसे केसी नियोगी जी को पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे, फिर संथानम जी बने, है ना, चौथे राजमंदार साहब बने, वर्तमान के इनके सिंह साहब थे, इसके पहले वाई रेड्डी साहब थे, ये आयोग के अध्यक्ष हैं। पर इसके अलावा जो 4 सदस्य होते हैं वो 4 सदस्यों की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई। तो सबसे पहले ये उन्होंने बोला है कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कानून का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने उच्च न्यायालय में वकालत की हो या न्यायाधीश रहा हो। कोई एक सदस्य में ये क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले उन्होंने बताया। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि भैया ऐसा व्यक्ति भी हमें चाहिए जिसको आर्थिक नीतियों का अच्छा अनुभव, अंक गणित को किस प्रकार से समझा जाता है उसका अच्छा उसे अनुभव, तो ऐसा व्यक्ति भी हमें चाहिए। इसके अलावा वित्त के संबंध में थोड़ी सी जानकारी रखने वाला एक अच्छा व्यक्ति, वित्त के संबंध में जब जानकारी रहेगी तभी वो व्यक्ति कार्य को कर पाएगा, एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए। इसके अलावा उन्हें लेखा मतलब जिसको ऑडिट वगैरह का भी थोड़ा सा क्या हो ज्ञान हो, लेखा परीक्षा करने का ज्ञान, मतलब किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है, मतलब आय कैसे प्राप्त हुई, उसका व्यय कैसे किया जाना चाहिए, इसका भी ज्ञान हो। तो ऐसे 4 व्यक्ति जो है अध्यक्ष के अलावा होते हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये हो गया हमारा आयोग के अनुच्छेद के विषय में हमने बताया, फिर आयोग का गठन के विषय में बताया। अब आयोग के कार्यों को हम देखते हैं, क्योंकि आयोग जो है ऐसा ही हमारा आयोग जो वित्त आयोग ऐसा ही राज्य के लिए भी है। अब आपको हम बताएंगे राज्य के लिए भी आयोग, पर पहले यहाँ पर देख लेते हमारा केंद्रीय विद्यालय, इसके जो कार्य होते हैं वो बेसिक कार्य है। क्योंकि इसके गठन करने का उद्देश्य क्या है, जब आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 12 को पढ़ोगे तो भाग 12 को पढ़ने के बाद में आपको थोड़ी सी बातें क्लियर हो जाएगी कि जो कर प्राप्ति होती है सरकार को, उसमें एक बड़ा भाग केंद्र सरकार को प्राप्त होता है और राज्य को जिन विषय पर कर प्राप्त करने का अधिकार है वे कर प्राप्त करने के जो क्षेत्र है वो सीमित है, जिस वजह से राज्य के ऊपर जो भार है कार्य करने का वो ज्यादा है, पर कर प्राप्ति कम होने के कारण उस भार को वो वहन नहीं कर पाता, अच्छे से चला नहीं पाता, जिस वजह से वित्त आयोग का गठन किया है। जो केंद्र के द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाना चाहिए तो किस रीति से दिया जाना चाहिए,
किस रूप में दिया जाना चाहिए, मतलब वो पैमाना क्या होना चाहिए, इस सब का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग का पहला जो कार्य क्या है? केंद्र के द्वारा राज्यों को जो दिया जाने वाला अनुदान है, वो अनुदान किस रीति के तहत दिया जाए, किस नीति के तहत दिया जाए, इसका निर्धारण वो करेगा। जैसे जब 14वां वित्त आयोग था, तो उसके द्वारा ये कहा गया था, जिसकी अध्यक्षता वाई रेड्डी साहब के द्वारा की, उन्होंने कहा था कि जो केंद्र के द्वारा जो पैसा दिया जाता है कुल केंद्र के टैक्स कलेक्शन का, उसको 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। कितना प्रतिशत कर दिया जाए? 42% कर दिया जाए। और वैसे ही वर्तमान में जब एनके सिंह बने 50 कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, जिनके द्वारा एक वर्षीय वित्त आयोग की अनुशंसा भेजी गई, तो उन्होंने कहा कि ये 42% से घटाकर 41% वर्तमान में कर दिया जाए, क्योंकि केंद्र के ऊपर अभी वर्तमान में भार ज्यादा है और फाइनेंशियल जो कंडीशन है थोड़ी सी वीक चल रही है इकोनॉमी की। क्या चल रही? वीक चल रही। तो ऐसी अनुशंसा कर दी जाती है। इसके अलावा और क्या कहता है? राष्ट्रपति क्या करता है? कभी कभार कुछ वित्त के संबंध में अतिरिक्त आदेश जारी करता है कि आप फलाना मैटर को भी थोड़ा देखिए और उस विषय में सरकार को अनुशंसा करें दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कहां पर और कार्य करता है? जो हमारे पंचायत व्यवस्था है और नगरीय व्यवस्था है, मतलब पंचायत को और जो नगर पालिका है, इनको जो वित्त देना चाहिए, उस वित्त के विषय में भी अनुशंसा केंद्रीय वित्त आयोग करता है। क्या करता है? केंद्रीय वित्त आयोग की भैया कैसे आप पैसा दो, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो विकास है, जो लोकतंत्र की अवधारणा है, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अधिक जरूरी है। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्रियान्वयन तब और अच्छे से होगा जब नीचे स्तर पर जो धरातल पर कार्य करने वाली संस्था, उनके पास में वित्त का कहीं ना कहीं एक बड़ा स्रोत हो। तो वित्त का बड़ा स्रोत होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, इसके विषय में भी केंद्रीय वित्त आयोग क्या करता है? अनुशंसा करता है। क्या करता है? अनुशंसा करता है। ये कार्य होते हैं। अब बात आती है कि ये आयोग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर इसकी प्रकृति कैसी है? तो हम अगर इसका नेचर बोले तो इसके द्वारा जितनी भी सलाहें दी जाती है आयोग के द्वारा, जितनी भी राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति संसद के सामने रख देता है इस आयोग की अनुशंसा को, तो जो भी सलाह दी जाती है वो सलाहकारी प्रकृति की रहती है, मतलब बाध्यकारी नहीं रहती। तभी भी आयोग की जो बातें रहती है, उन आयोग की बातों को प्राय मान लिया जाता है। दूसरी बात क्या रहती है? यहाँ पर आयोग के द्वारा जो आंकड़े रहते हैं, वे आंकड़े राज्यों से प्राप्त होते हैं। मतलब ये खुद जाके अनुसंधान नहीं करता है, ये राज्यों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों को ही ध्यान में रखकर कार्य करता है। ये इसकी मतलब एक सीमा भी है कि भैया आयोग के पास में बहुत अधिक ज्यादा शक्ति नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें कि इसमें राज्यों की जो भूमिका है वो बहुत अधिक सीमित है, ना के बराबर ही, क्योंकि सब कार्य केंद्र ही कर रहा है। जब केंद्र ही सभी प्रकार के कार्यों को कर रहा है तो मतलब राज्य की भूमिका है। जबकि आप सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हो और सेंट्रल के माध्यम से स्टेट को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप स्टेट की भूमिका को भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तरजीह दे, पर ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कुछ सीमा है जो आयोग की हमें दिखाई देती है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अभी तक के हमारे 15 वित्त आयोग आ चुके हैं, जिसमें जो पहले वित्त आयोग थे के.सी. नियोगी साहब थे और दूसरे संथानम साहब। संथानम साहब को याद रखिएगा, के संथानम साहब, उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर हमारे देश में हमने सीबीसी की स्थापना की, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की 1964 में, और फिर बाद में 2003 में उसे एक हमने सांविधिक दर्जा दिया। तो के संथानम दूसरे वित्त आयोग के थे।
चौथे वित्त आयोग की अनुशंसा बड़ी महत्वपूर्ण थी और उन्होंने चौथे वित्त आयोग ने बड़ी अच्छे तरीके से शासन में सुशासन लाने के लिए रिकमेंडेशन भेजी थी, जिसे राजमंडाल आयोग कहा गया है। और उसके बाद में आप 14वां और 15वां वित्त आयोग याद रखिएगा, जिसमें 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वाई रेड्डी साहब थे, जिन्होंने केंद्र के द्वारा राज्य को दिए जाने वाले पैसे की अनुशंसा जो प्रतिशत मान के अनुसार 32% थी उसको 42% की, और जो एक वर्षीय रिपोर्ट जो एन.के. सिंह के साहब द्वारा भेजी गई थी उसमें उन्होंने 42% से घटाकर कितना करने की बात की, 41% करने की बात कही। इसमें आप एक और आप देखोगे, एक आप सेवा कर देखते होंगे, सेवा कर। तो सेवा कर जो है उस सेवा के ऊपर लगने वाला जो कर है, इसके विषय में भी आयोग के द्वारा अनुशंसा की गई थी कि आप सर्विस टैक्स लीजिए ताकि सर्विस की क्वालिटी बढ़े, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किया गया, 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और सेवा कर को लागू किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। जब याद रहेंगे तभी आप जो हमारे पंचायत व्यवस्था के लिए जो हमने आयोग वित्त आयोग की बात बोली है और नगर पालिका के लिए जो हमने वित्त आयोग की बात बोली है उसके अनुच्छेद भी आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आप जरूर से कमेंट में लिखिएगा कि पंचायत व्यवस्था के लिए वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है और नगर पालिका के लिए क्या है। तो एक छोटा सा वीडियो हमने बनाने की कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।